हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में आप सभी का। कल हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक है जो स्वतंत्र भारत में राजनीति राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का पार्ट 1 आधा लेसन मैंने आपको समझाया था। उसके आगे का जो पार्ट है रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से हुआ उसको मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा सीधा नियंत्रण था, लेकिन दूसरी तरफ जो है छोटे बड़े आकार के कुछ अन्य राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। और क्वेश्चन भी आता है कि रजवाड़े किसे कहते हैं या किसे कहा जाता था। उस समय रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था और राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन स्वयं चलाते थे। उन पे राजा का ही पूरी जो भी उनके रजवाड़े थे उन पे पूरा नियंत्रण उन्हीं का था। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। अब इन रजवाड़ों के सामने जो समस्या आई वो कैसे आई? इस तरीके से आई कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही जो रजवाड़े हैं वो भी ब्रिटिश अधीनता से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएं। अंग्रेजी राज का नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर भारत में शामिल हो जाएं, फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। भारत था पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। उस समय रजवाड़ों की संख्या लगभग 565 थी। एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी उस समय, तो 565 रजवाड़े पूरे भारत में थे। अब रजवाड़ों का विलय जो है भारत में किस तरीके से किया जाए, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी और बहुत कठिनाई इनमें आई। आप सभी जानते हैं कि 4 रजवाड़े थे जिनका कि भारत में विलय करना बहुत मुश्किल हो गया था। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इन चारों का विलय भारत में बहुत कठिनाई से हुआ था। अब कोई भी राजा नहीं चाहता था कि हम अपने रजवाड़ों का विलय भारत या पाकिस्तान में करवाएं, क्योंकि जिसको शासन मिल जाता है वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है। ये प्रजा पे अपनी हुकूमत चलाते थे, अपने नियम कानून चलाते थे। और उसके बाद जो है सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने घोषणा की कि मैं अपने राज्य को आज़ाद रखूंगा। और उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भारत या पाकिस्तान में अपना विलय नहीं करवाना चाहते। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में शक्ल में बंटने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोई भी रजवाड़ा शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। तो ऐसे में किस तरीके से लोकतंत्र को कायम किया जा सकता था? जब कोई भी राजा मानने के लिए तैयार नहीं था अपने रजवाड़ों का विलय करने के लिए, तो सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया और मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध भी किया। अब मुस्लिम लीग का मानना था कि जो रजवाड़े हैं उन्हें उनकी मनमर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वो जिस रास्ते को अपनाना चाहे उनको उनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए कई रजवाड़ों को राजी भी कर लिया था। हमें सुनने में बहुत आसान जान पड़ता है, लेकिन किसी रजवाड़े के राजा को मनाना और समझाना बहुत कठिन कार्य था, जिसमें कि बहुत चतुराई से सरदार पटेल ने उन्हें मनाया। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अनेक प्रशासनिक तंत्र भी शामिल थे। देसी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बातें सामने आई। पहली तो
अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारत सरकार का रुख लचीला था और कुछ इलाकों को ये स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ, सभी जानते हैं। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया। तीसरी बात थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, वो 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए और अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है, तो जो रजवाड़ों का विलय पत्र था उसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसका अर्थ यह था कि भारतीय संघ का अंग बनने के लिए जो रजवाड़े हैं वो सहमत हो गए हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ, जबकि अन्य का विलय भारत में हो चुका था। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में से सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद की और हैदराबाद का जो शासक था उसे निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम कभी भी नहीं चाहता था कि उसका विलय भारत में हो या पाकिस्तान में हो, लेकिन सरदार पटेल ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि उस निज़ाम को भी मना दिया और उसका विलय भारत में करवाया। हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया में सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। निज़ाम चाहता था हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए और उसका विलय न किया जाए। निज़ाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था और इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से बातचीत जारी रखी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निज़ाम के खिलाफ खड़े उठे। महिलाएं निज़ाम के शासन से ज़्यादातर जुल्म की शिकार हुआ करती थी और महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ खड़ी हुई। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया और बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हो गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार किसे कहा जाता है? जो निज़ाम का अर्धसैनिक बल था उसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी होते थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट की, चोरी की, हत्याएं की, बलात्कार किए और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। रोज तक तो रुक रुक कर लड़ाई चली, काफ़ी टाइम तक चली और उसके बाद जो है निज़ाम ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। आता है मणिपुर का विलय। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह और इन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कराए गए। राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से किया जाए और कैसे होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पे जो है हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसने कहा प्रांतों की सीमाओं के आधार पर
राज्यों का गठन होना चाहिए, कुछ ने कहा भाषा के आधार पे होना चाहिए, कुछ ने कहा संस्कृति के आधार पे होना चाहिए। लेकिन हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया और उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था और दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होगा। फिर हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करते हैं तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में अभी भी था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़का। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र आंदोलन, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की स्थिति में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामालू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए संघर्ष चल पड़ा और इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।